क्या है? सवाल पूछेंगे, नहीं बताने पर बाहर निकाल देंगे। कहाँ तक पढ़ाए थे? चलिए, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। अब आ गए तो आ गए, नहीं आए तो रहिए बाहर। सतपुड़ा विंध्यन खत्म हो गया था कल, हम लोग आज सतपुड़ा पर्वत पढ़ेंगे। हाँ, रंजीत सर।
चलिए, अभी आप ही लोगों के संबंध में बातचीत हो रही थी सर से, रंजीत सर से, कि बच्चों को ठीक से मटेरियल करना है, पढ़ाना है, मेहनत करना है, शिक्षक बनाना है। बोले ठीक है सर, अभी क्लास में ही हम लोग हैं, अब बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए कितना चिंता करते हैं सर। उसी बीच में हमारा एक शुभचिंतक का फोन भी आ गया। शुभचिंतक में हमारे कम से कम 5-6 लाख शुभचिंतक हैं हमारे पास। जैसे आप ही लोग को हम लोग उसमें शामिल कर लिए, 4 लाख में आप भी हैं। हाँ, सबसे प्रिय बैच मेरा आप ही का बैच है। हम यहाँ भाई कलम प्रॉमिस करके क्या गए थे यहाँ से कि हम एक दिन 20 करके करेंगे। 120 क्वेश्चन आपको शायद नहीं बताया था, 120 एक दिन 20 करके करेंगे। आज 120 होगा, ठीक है। सब ऑप्शन कराएंगे तो एक क्वेश्चन में 25-30 मिनट लगेगा। चाहते हैं कैसे हो जाएगा? मैंने ऑप्शन पढ़ के निकल जाए। अच्छा, जैसा डिस्कशन मैं YouTube पे आपको दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी बोलना, एक बार फीडबैक बताना। तुम लोग पीछे आगे सब मिला के YouTube पर जब एक क्वेश्चन आता है तो उसका डिटेल, हम थोड़ा टाइम मेरा लगता है, लेकिन जो डिटेल डिस्कशन करता हूं वो डिस्कशन आप लोग कह रहे हैं सर एक ऑप्शन का उतना डिटेल डिस्कशन करते हैं। आप चारों का करिए, एक में 6 मिनट लगा, और चारों को करेंगे तो एक क्वेश्चन में 30 मिनट लगेगा। तो पता चला पूरी रात में 120 क्वेश्चन कर पाए। नहीं हो पाएगा हमसे। इसलिए प्लीज हम वो फ्रॉडिया मास्टर मत समझिए कि बोल दिया राजा राममोहन राय, समझे ना, कलकत्ता के थे, आगे आइए, समझे ना, ये गुजरात में जन्म हुआ था। ये काम नहीं। राजा राममोहन आए, इत्मीनान से जन्म कलकत्ता में, 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज, 1829 में सती प्रथा का अंत। पूरा इसे होगा पूना कि धरफड़ीवा, क्या धरफड़ीवा मास्टर की तरह वो करने बोल रहे हैं आप कि चारों ऑप्शन पढ़ दीजिए और 2 लाइन बोल के फिर अगला में आ जाइए। वो काम ना होगा हमसे। इधर आओ, लाइव लेना बंद कर देते हैं। देखो, आप लोग को हम, अब राजा राममोहन रॉय आए, चाहे लॉर्ड कर्जन आए, चाहे डलहौजी आए, एक बार में पूरा बोल जाते हैं। क्योंकि मुझे गवर्नर, पूरी कांग्रेस, मैंने 1800 के बाद से लेकर 1947 तक का इतिहास, हम चाहेंगे तो पूरे 9-10 घंटा लगातार बोलते रहेंगे बिना पन्ना देखे, बस बोलते रहेंगे ऐसे ही। मुझे याद है कंप्लीट कांग्रेस सेशन बोलो, उसका अध्यक्ष पूरी घटनाक्रम बता देंगे हम। तो मुझे याद है, तो याद आता है ना, तो हमको लगता है कि सारी बात यहाँ इनको बता दें, कहीं कुछ छोड़े नहीं। तो अभी 4 ऑप्शन के फेरा में आप मत रहिए। एक ऑप्शन पे हम जितना बोल जाए, कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन घूम के आ ही जाएगा किसी न किसी क्वेश्चन में। तो आप डरे नहीं। हम एक बार मैराथन क्लास ले लेंगे तो ना इतिहास का सवाल छूटेगा, ना पॉलिटी का सवाल छूटेगा। हम गारंटी लेते हैं कि इतिहास, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन में अगर हम 4-4 घंटे का मैराथन ले लेंगे ना, तो उतने में से क्वेश्चन आ जाएगा। बिहार स्पेशल से 2-4 को सवाल पूछेगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। सुनो, शांति रखिए आप लोग प्लीज। अभी आप लोग का समय, इतिहास वाले सर 30 मिनट मेरा समय ले लिए, तो चूंकि उनको ख़त्म करना था और मुझे भी थोड़ा आराम मिल गया, हमें सोया हुआ था पीछे आकर। तो ये आया विवेक, यहाँ का सबसे टैलेंटेड, सबसे प्यारा बंदा विवेक आया। तो विवेक आया तो हम लोग, विवेक बोला कि सर यहाँ गर्मी में क्यों सोए हैं, चलिए अंदर एसी चला देते हैं।
तो ले गया अंदर। तो हम वहाँ सो रहे थे, बड़ी आनंद में थे। सर का जो आवाज़ आ रहा था वो हमारे लिए लोरी का काम कर रहा था, है ना। होम रूलिंग मूवमेंट में नींद आ गया था, फिर पता नहीं कब खत्म किए सर। चलिए, आए थे तो बारदोली चला रहे थे सर, होम रूल आते आते सो गए। चलिए, तो विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, और आप सभी प्यारे बच्चे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि किसी एक की तारीफ करते हैं हम। देखो भाई, इसका विस्तार गुजरात। अब बात न करिए, हमको बोलने दीजिए, आपको नहीं बोलना है। हम जानते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, गुरुजी लोग हैं। इधर देखिए, गुजरात, यूपी और एमपी में था विंध्यन पर्वत, उसके बाद बिहार में था, और उसके बाद झारखंड में था। इसका विस्तार, सतपुड़ा का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। विंध्यन सतपुड़ा दोनों एक दूसरे के समानांतर है। क्यों, समझ में आ गया था? क्योंकि बीच का जमीन धंस गया, तो इधर वाला बन गया विंध्यन, इधर वाला बन गया सतपुड़ा। बीच का जमीन धंस गया था। जो धंसा हुआ भाग है विंध्यन सतपुड़ा के बीच, जो धंसा हुआ भाग है उसको बोला गया भ्रंश घाटी, यानी रिफ्ट वैली, यानी रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। और बोले थे कि भ्रंश घाटी से भारत में 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। वैसे दुनिया में अगर देखें तो राइन नदी, ये भी भ्रंश घाटी से बहती है। राइन नदी ये जर्मनी में बहती है। राइन नदी ये भी भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। और ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। व्यापारिक नदी, दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार इसी नदी से होता है, इसलिए सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ स्विट्जरलैंड है। जर्मनी से निकलती है राइन नदी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है। फिर कुछ दूर तक जर्मनी और फ्रांस की भी सीमा बनाती है। और आगे आकर यहाँ एक देश है, उसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड में ही उत्तर सागर में गिर जाती है नॉर्थ सी। उत्तर सागर में, यानी नॉर्थ सी, उत्तर सागर में गिर जाती है कौन? राइन नदी। राइन नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जर्मनी से जी माने जर्मनी, एस माने स्विट्जरलैंड, एफ माने फ्रांस, और नीदरलैंड वही जिसको प्राचीन काल में डच या हॉलैंड बोलते थे। प्राचीन काल में जो डच था, हॉलैंड था, वही आज नीदरलैंड है। यानी कि कितने देशों से बहती है राइन? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड, कुल 4 देशों से नदी बहती है। जर्मनी स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है, जर्मनी से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, और जर्मनी स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है, जर्मनी फ्रांस की सीमा बनाती है, और जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड में जाकर गिर जाती है उत्तर सागर में। ये भी बहती है कहाँ से? भ्रंश घाटी से। जैसे नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से बहती है ना, धंसा हुआ जमीन से बहती है ना। नर्मदा धंसा हुआ जमीन को ही तो बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो जो धंस गया बीच का हिस्सा, उससे नर्मदा, ताप्ती, दामोदर बहती है। वैसे ही दुनिया की एक नदी है, यूरोप की एक नदी है राइन, वो भी भ्रंश घाटी से ही बहती है। राइन नदी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी फ्रांस की सीमा बनाती है। जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम, वहीं गिर जाती है उत्तर सागर में, नॉर्थ सी में। तो ये छोटी सी जानकारी था एक्स्ट्रा, इसको आप या तो फोटो खींच लीजिए या तो नोट कर लीजिए। करिए नोट इसको, जल्दी से करिए। फिर सतपुड़ा पर्वत हम देख लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको एक लीक पर नहीं चलाया जाए,
बसकिल्ली के आसपास कई और रास्ते भी हैं, उसका भी दर्शन कराया जाए कि यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ताकि रटा रटाया लिख पे आप न चलें, आप थोड़ा सा क्या हो जाए, यूनिवर्सल टाइप के बन जाए। हमारी ये कोशिश है। मुझे तो नहीं लगता कि बात जो हम इतना बोले हैं अभी बहुत कठिन बात बोले हैं, समझ में ना आए हम वो वाला बात बोल चुके हैं। ऐसी बात तो नहीं, जर्मनी के नाम आप सुनबे किए हैं, नक्शा में जाइएगा ना तो जहाँ हम बनाए हैं जर्मनी स्विट्जरलैंड एकदम वैसी सेटिंग है। नक्शा में जाओगे ना तो जिस तरह जर्मनी के बगल में फ्रांस वैसी वहाँ पर है। आप यूरोप का मैप बना निकाल कर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ नहीं बना निकाल पा रहे हैं क्योंकि नक्शा निकाले तो हम नक्शा में ही बैठे रह जाएंगे। अभी तत्काल जो मैं सेटिंग बनाया हूँ, जर्मनी स्विट्जरलैंड, जर्मनी फ्रांस, उन दोनों के बीच से बहती हुई जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में एक नगर है फ्रैंकफर्ट, विश्वविद्यालय भी है वहाँ, यूनिवर्सिटी भी है, फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय। ऐसे उसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है बर्लिन। स्प्री नदी राइन के किनारे नहीं है। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट सिटी ये राइन के किनारे है और उसकी राजधानी बर्लिन यह है स्प्री नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला चित्र हो गया होगा, आपका बन गया होगा बिल्कुल। स्विट्जरलैंड के बगल में, नीदरलैंड के बगल में, नीदरलैंड का पुराना नाम डच आए थे ना भारत, डच जो इंडिया आए थे व्यापार करने, वही डच का ही नाम है हॉलैंड। नीदरलैंड बोलो, डच बोलो, हॉलैंड बोलो, तीनों एक ही देश है। एक ही देश का हमेशा नाम बदलता चला गया। कभी उसको डच बोलते थे, कभी उसको हॉलैंड बोल दिए और कभी अब उसको क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। नीदरलैंड में ही है, नीदरलैंड में ही है दहेग जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नीदरलैंड का ही एक शहर है दहेग जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? दहेग में, नीदरलैंड के दहेग में। और वहीं एक शहर है मॉस्ट्रिच, वहीं एक शहर और है मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ही एक शहर है मॉस्ट्रिच जहाँ 1992 में 1992 में, जहाँ 1992 में मॉस्ट्रिच ट्रीटी, सुन लो पहले तब लिखना, जहाँ 1992 में ट्रीटी हुआ था, मॉस्ट्रिच ट्रीटी साइन हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन बना। सुना है नाम आपने यूरोपियन यूनियन का? 27 कंट्री, 27 देशों को मिलाकर, यूरोप के 27 देश को मिलाकर क्या बना? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कब बना? 1992 में। किस संधि के तहत बना? क्वेश्चन आता है, कौन सी ट्रीटी के तहत, किस संधि के तहत यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई? तो 1992 के मॉस्ट्रिच संधि, मॉस्ट्रिच ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन बना। मॉस्ट्रिच ट्रीटी के तहत, मॉस्ट्रिच संधि, हिंदी में संधि के तहत यूरोपियन यूनियन बना था। वो मॉस्ट्रिच है कहाँ? नीदरलैंड में। मॉस्ट्रिच भी कहाँ है? नीदरलैंड में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, है ना। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। उनकी एक और शहर है, उनमें नीदरलैंड है पिद्दा सा देश, लेकिन बड़ी बढ़िया शहर रखा हुआ है। एक और शहर है रोटरडम, एक और शहर है रोटरडम। बताओ, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में दहेग में कौन सा, किसका हेडक्वार्टर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मॉस्ट्रिच संधि के तहत, मॉस्ट्रिच शहर कहाँ है? नीदरलैंड में। इस संधि के तहत किसकी स्थापना हुई? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितने देश है? 27। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड में एक शहर है रोटरडम। तो पूछेंगे रोटरडम लिखे हैं तो बताइए इसके बारे में कुछ खास बात। इसको यूरोपोर्ट कहते हैं, इसे यूरोपोर्ट। आप बोलेंगे सर यूरोपोर्ट मतलब कुछ विशेष क्या? पोर्ट तो हमारे यहाँ भी है। अरे हम पोर्ट माने बंदरगाह, अरे बंदरगाह तो हमारे यहाँ भी है सर। यूरोपोर्ट ना वो नहीं,
नीदरलैंड को यूरोपोर्ट कहते हैं। आप बोलेंगे सर यूरोपोर्ट का क्या मतलब, यूरो बंदरगाह का क्या मतलब? यूरोपोर्ट का मतलब सुनो, जब एक बंदरगाह सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि एक से ज़्यादा देशों का बंदरगाह के रूप में काम करे तो उसे बोलते हैं यूरोपोर्ट। जैसे हमारा बंबई बंदरगाह केवल भारत के लिए काम करता है, तो बंबई को हम यूरोपोर्ट नहीं बोलेंगे। यूरोपोर्ट केवल किसको बोलेंगे? यूरोपोर्ट नीदरलैंड। नीदरलैंड पूरे यूरोप में कई सारे देश हैं जो अपना माल कहाँ उतारते हैं? रोटरडम में, इसीलिए रोटरडम को क्या बोलते हैं? यूरोपोर्ट। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? यूरो। यूरोपियन यूनियन करेंसी का नाम क्या है? यूरो। यूरो करेंसी है वहाँ का। और मैं बता दूँ आपको कि यूरो वर्तमान में 20 देश के पास है। कितने देश के पास? यूरोपियन यूनियन में 27 देश, यूरोपियन यूनियन में 27 देश, लेकिन किसके पास, कितने लोगों के पास यूरो है? यूरो बस 20 के पास है, 20 देश के पास यूरो है। चलिए, ये सब एक्स्ट्रा जानकारी था जो आपको हम दे दिए। क्या ये जानकारी ऐसे ही कुछ कुछ मिलता रहना चाहिए? एक्स्ट्रा मिलते रहना चाहिए या नहीं, या छोड़ देना चाहिए? चलिए अब आइए, अब सतपुड़ा बना लीजिए। सतपुड़ा बनाइए थोड़ा बड़ा, इसका विस्तार गुजरात, उसके बाद गुजरात के बाद मध्य प्रदेश मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ को एक साथ रखिए, छत्तीसगढ़, और उसके बाद झारखंड, उसके बाद झारखंड। बताओ नीदरलैंड में कौन कौन सा शहर बताए? एम्स्टर्डम, रोटरडम, द हेग और मॉस्ट्रिच। मॉस्ट्रिच संधि से क्या बना? यूरोपियन यूनियन। द हेग में किसका हेडक्वार्टर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। यूरोपोर्ट के नाम से किसे जानते हैं? रोटरडम। राइन नदी किसकी सीमा बनाती है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, और जर्मनी और फ्रांस। राइन नदी किसकी सीमा बनाती है? जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। राइन नदी कहाँ गिरती है? उत्तर सागर में। राइन नदी कहाँ गिरती है? उत्तर सागर में। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। राइन नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ये सब याद रहेगा ना? चलिए, यह लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये क्या होता है? देखिए, गुजरात में इस पर्वत को राजपीपला श्रेणी, राजपीपला रेंज के नाम से जानते हैं। आपको बता दें विद्यार्थी जी, राजपीपला एक जगह भी है, राजपीपला एक प्लेस भी है। राजपीपला एक जगह है, जगह मतलब डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का एक जिला भी है। इस पहाड़ का विस्तार राजपीपला तक ही है, इसीलिए इस पहाड़ का गुजरात में नाम क्या पड़ा? राजपीपला एक जगह है। जैसे बिहार में मधुबनी, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है ना, वैसे ही गुजरात में भी एक जिला है राजपीपला। ये पहाड़ वहीं तक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा गुजरात में? राजपीपला। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसे महादेव श्रेणी, महादेव रेंज के नाम से जानते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसे महादेव रेंज, महादेव रेंज के नाम से जानते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसे महादेव रेंज जी। राजपीपला का हिंदी लिख देता हूं, राजपीपला। शांति। शिक्षक भर्ती परीक्षा को मैं स्पेशल बैच मानता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा आप लोगों से तकरार नहीं करता। हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ऊपर से लेकर बहुत नीचे लेवल तक लोग बैठे हैं, तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। ये मैं पहले ही से माइंड मेकअप करके आता हूँ कि इस बैच में आपको सबको लेके चलना है। इसमें कई बच्चे ऐसे जिसका हाथे नहीं चल रहा है, क ख ग घ लिखने में भी दिक्कत है, तो ऐसे में आपको सबको लेके चलना है। तो थोड़ा सा कुछ पीछे से बच्चे धीरे भी लिखें, रुक जाइए सर, बाद में चलिएगा, तभी हम कुछ बोलते नहीं, आराम से चलने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर स्टैंडर्ड के बच्चा बैठा है। अब मैं किसी को नहीं जानता कौन किस स्टैंडर्ड का है, पर फील होता है कभी कभी आप लोगों की बातों से कि आप लोग जीवन में जर्मनी का नाम भी पहली बार सुन रहे थे।
कुछ लोग हैं जो जर्मनी पहली बार सुने। चलिए, इसलिए आप लोग से मुझे कोई बुरा भला नहीं लगता। आप लोग बड़े न्यारे और प्यारे विद्यार्थी हैं। 2 महीना के लिए आए हैं, आपसे लड़ के हम कहे जाएं। चलिए, न गिला शिकवा आपसे है भी नहीं। आओ इधर। पूर्वी एमपी छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। झारखंड में इसे राजमहल श्रेणी। राजमहल मतलब राजा का महल नहीं, पूरा इलाका राजमहल है। बात नहीं करिए। चलिए भाई, डायरेक्ट भी सवाल आएगा। हाँ, महापुरुष पीछे वाले महापुरुष को थोड़ा दिखाइए। आप इतना दूर क्यों संपर्क साध रहे हैं? आप उनके बगल में बैठ कर आराम से बतियाइए। जब बतियाने का ही इच्छा है तो उनके पास बैठ जाइए। आप पास बैठ के बात करने का अलग ही होता है स्वैग। सुनो, इधर देख लो मेरे भाई। गुजरात में इसे राजपीपला श्रेणी, पश्चिमी एमपी में इसको महादेव श्रेणी, पश्चिमी एमपी और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल श्रेणी, और झारखंड में राजमहल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महादेव श्रेणी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं? अगली बार बात करने वाले को यहाँ अपने पोडियम पर लगवा देंगे स्टूल, यही लाइन से बैठाएंगे, और जैसे बोलेगा चट चट। अगली बार जब बात किया वो यहाँ आएगा और उसको फिर कनपट्टी जो है ना, कभी पिटाए कि नहीं? चट वाला पढ़ा है। चलो इधर आओ। अरे अरे मास्टर जी, इस पूरे पर्वत की चिराग तले अंधेरा मत करो, नहीं तो पहला स्टूल तुम्हारा यहाँ लगवाएंगे और उसमें लगवाना नहीं है, फिर बताए क्या करेंगे लगाने के बाद। इसलिए भाई, चिराग दोनों में अच्छी दोस्ती है तो इनका नंबर अपना दे दो जी तुम उसको, और आराम से खाना वाना खा के बतियाना। देखो इधर, इसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ 1350 मीटर। धूपगढ़ की हाइट, धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर। धूपगढ़ महादेव श्रेणी में है। धूपगढ़ महादेव श्रेणी में है। धूपगढ़ बना लिए, उसका ऊंचाई लिख लिए, तो लिखिए धूपगढ़। थोड़ा फोटो से दूर हटके 4, 5, 10 लाइन आगे बढ़ के, अब 5 को लाइनें नीचे बचा है। आप काहे इतना कोच रहे हैं? चलिए, हाँ भूगोल का क्लास है ना, तो थोड़ा अमीरी का क्लास है, ये अमीर बन के दिखाइए। चलिए, धूपगढ़ लिखिए। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की तथा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की तथा सतपुड़ा पर्वत की, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की तथा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की तथा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश एंड सतपुड़ा। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश एंड सतपुड़ा। चलिए भाई, कभी धूपगढ़ आपको जाना हो तो उसके जस्ट बगल में है एक हिल स्टेशन। इसी पहाड़ में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जाओगे तो आपको वहीं गाइड आपको ले जाएगा धूपगढ़ सनसेट सनराइज दिखाने। जैसे जाएंगे तो बड़ा सा गेट बना है और लिखा है मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे बिंदु में आपका स्वागत है।
आप वहाँ जाइए, सनसेट देखिए, सेल्फी उल्फी लीजिए, आ जाइए। चलिए, धूपगढ़ एक और पीक है यहाँ पर, इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक तो सुना ही होगा, अमरकंटक। अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 1049 मीटर, इसकी ऊंचाई 1049 मीटर। अमरकंटक की हाइट 1049 मीटर। 1350 ज़्यादा ऊंचा है कि 1049? गणित एकदम डल है जी। जिसका गणित वाला डल है वो प्लीज गणित का यहाँ क्लास नहीं करेगा, यहाँ क्या कहीं नहीं करेगा। तो मैं भगवान भरोसे अपने गणित को छोड़ दो, 2 महीना में अब गणित आपका ठीक नहीं होगा। जिसका ई वाला में दिक्कत है, ई ज़्यादा है कि ज़्यादा है, वो लोग अब मैथ की क्लास, हाथ जोड़ता हूँ, अपना समय बर्बाद ना करें। आप जीएस के दम पर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बस में तत्काल मैथ नहीं है। चलो चलो जी। अब भैया सुनो, फोटो से दूर हट के, तुम्हारा ठीक है ना? हाँ, फोटो से दूर हट के प्लीज आप अलग से बना लीजिए अमरकंटक। आप अलग से दूसरा पन्ना पलट लीजिए, ना हो तो अब बना लीजिए अमरकंटक अलग से। अमरकंटक, अमरकंटक बनाइए, उससे 3 नदी निकलती है। ऊपर जो जाती है उसका नाम है सोन, नीचे जो जाती है उसका नाम है जोहिला, इसका नाम है नर्मदा। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। जो उत्तर में जाती है उसका नाम है सोन, और जो पश्चिम में आती है उसका नाम है नर्मदा, और जो दक्षिण में आती है उसका नाम है जोहिला। जोहिला वही सोन जो दानापुर तक आती है पटना में, और गंगा में मिल जाती है। सोन कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा से निकलती है। सुनो, यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 3। ऊपर जो जाती है उसका नाम है सोन, और जो पश्चिम में आती है उसका नाम है नर्मदा, और जो दक्षिण आती है उसका नाम है जोहिला। कुछ लोग महानदी को भी इसी से निकाल देते हैं, लेकिन महानदी इससे नहीं निकलती, इसी के पास से निकलती है। उस जगह का नाम है सिहावा। मैं बनाऊंगा, यहाँ पर एक जगह है सिहावा। सिहावा, यहाँ पर एक प्लेस कौन सा है? सिहावा, जो कि अमरकंटक से अटैच है। अमरकंटक से जुड़ा हुआ है सिहावा, छत्तीसगढ़ में है। कहने वाला पार्ट मध्य प्रदेश, आने वाला छत्तीसगढ़, दोनों के सीमा पर है ये। बताओ अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती? 3। उत्तर में जो जाती है उसका नाम सोन, पश्चिम में जो आती है उसका नाम नर्मदा, और दक्षिण में आती है उसका नाम जोहिला। याद रहेगा? चलिए, अब एक काम करिए, नर्मदा नदी जो है ना, उसके किनारे एक जगह है जबलपुर। क्या है जी? जबलपुर। नर्मदा किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर। जमीन के अंदर से, हाँ जी, जमीन के अंदर से खूब पानी फेंकता है। हाँ, सबमर्सिबल है, आप बैठ के डुबकी लगा सकते हैं। चलो जी, एक लाइन लिखो। अगर फोटो बन गया तो लाइन लिखो। क्या? हाँ, काहे तकलीफ में हो? बोलो, क्या तकलीफ है? तुम इतना कोना में ठूस के काहे बनाई हो? बीच में बनाओ। सुनो, लिखो लिखो, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है, छिपाओ मत। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। लिखिए, जहाँ जहाँ भेड़ा घाट है, जहाँ भेड़ा घाट, इसको सीप घाट मत करिएगा। भेड़ा, भेड़ा जानते हो ना? जहाँ भेड़ा घाट है। बोले थे ना कि जर्मनी, यहाँ ऐसे बच्चे भी जो जर्मनी पहली बार सुने हैं। लिखिए, यहाँ भेड़ा घाट है। यहाँ भेड़ा घाट है, जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ा सुन के इतना हंसी आ रहा है, भेड़ी घाट लिख दो। जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में, कोई उससे बाहर न जाए। सब हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, वो एकदम एससीईआरटी में उससे कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लिखो, लिखो, भेड़ा घाट है।
जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब लिखिए यहां, देखो यहां नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। यहां नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार है भेड़ाघाट में, इन्ना तो हट के धार जलप्रपात वहां पर केवल है भेड़ाघाट में। हम भेड़ाघाट लिखवा रहे हैं। कौन बुक में? जितना लिखवा रहे उतना लिखिए। देखिए क्या लिखे? तो ठीक है, अभी धुआं, यहां नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। लिख लिए? लिखिए यहां इसी के नजदीक में कपिल धारा जलप्रपात भी है। इसी के नजदीक में कपिल धारा जलप्रपात भी है। 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 हाँ जी, हाँ जी। अब आइए, सिहावा से एक नदी निकलती है, महानदी। सिहावा से कौन निकलती है? महानदी। ये कल क्या बोले थे हम कि सबसे बढ़िया संगमरमर मकराना में मिलता है। तुम्हारा चश्मा खो के हम लगा लेंगे। देखो ये गिरती है पुरी के पास, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। भाई महानदी जहाँ गिरती है उस जगह को कर दीजिए बंगाल की खाड़ी। महानदी, एक तो आप लोग जो एकदम पीछे तक बैठते हैं ना, आगे जगह खाली होता है, फिर भी पीछे तक एसी के चक्कर में बैठे रहते हैं। आप लोग कृपया करके एकदम बिल्कुल नज़दीक बैठें, क्योंकि हमें अपना दिमाग वहाँ तक लगाना पड़ता है। और एक दिमाग में झूठ मूठ का आइनिक फील्ड बनता है कि मुझे जोर से बोलना है, बड़ा लिखना है। इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा आगे बैठ जाए करें, उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा। जितना ज़्यादा हम डिस्टर्ब होंगे आपको फ़ायदा उतना ही कम मिलेगा। और कोचिंग की तरफ, कोचिंग को आप प्रेशर कीजिएगा कि जल्दी सिलेबस खत्म करो, हम पर प्रेशर आएगा फिर भगाना शुरू कर देंगे। इसलिए भाई प्लीज़ वक्त की नज़ाकत को समझें और जितना नज़दीक बैठेंगे उतना ही फायदा रहेगा। एसी मुझे, अच्छा ये एसी कम चल रहा है कभी कभी, क्या मुझे पसीना नहीं आ रहा है क्या? दिन भर समय पढ़ा रहा हूँ, रात में लाइव लेता हूँ, जाके देखिएगा। जब लाइव लेने जाता हूँ भट्ठी बन जाता है वहाँ पर। अब देखोगे पसीना निकलता है मुझे। भाई परसों हम लाइव ले रहे थे, मेरी सांस फूल रही थी, लग रहा था नहीं ले लाइव, छोड़ दे 120 क्वेश्चन ना ले, लेकिन लेता हूँ। तो पढ़ाई करिए, आराम के चक्कर में मत रहिए कि ये एसी नहीं काम करता, कोचिंग पैसा ले लिया, इधर भी 4 गो एसी लगवा देता। चलो इधर आओ। आपके क्लास में हम मास्टर तो बढ़िया आए ना, अगर मास्टर खराब है तो बोलो, हम हट जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मास्टर को हटा देना है तो हम खुद हट जाते हैं, बोल देते हैं जाकर के भैया ज्योग्राफी के मास्टर सब नाराज है, कल से दूसरा भूगोल का मास्टर खोज के भेज दीजिए। चलेगा? चलेगा तो भिजवा देते, इसमें क्या दिक्कत है? चलो आओ इधर, चलो। ये मुझे डिस्टर्ब पसंद नहीं है भाई, प्लीज। अब देखो यहाँ महानदी पर एक डैम है, इसका नाम है हीराकुंड डैम। इसका नाम क्या है जी? हीराकुंड बांध। महानदी पर हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। ये भारत की सबसे लंबी बांध है, इसीलिए बना दिया। जब महानदी आ ही गया तो उस पर जो डैम बना है ना हीराकुंड, सुनो, ये भारत का सबसे लंबा डैम है, इसीलिए मैं इसका नाम लिखवाया। ऐसे नदी पढ़ाएंगे तो वहाँ भी लिखेंगे, लेकिन अभी लिख लीजिए हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बना लीजिए महानदी पर, और अलग से भी लिखिए हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है जी? 4801 मीटर। क्या बोले? नदी नहीं बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं? महानदी। देखिए महानदी पर हीराकुंड बांध, प्लीज। महानदी पर हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। आप लोग अपनी भाषा का भी इस्तेमाल करें,
ये जरूरी नहीं कि हम जो बोले एकदम वैसे ही है और कौवा फुल स्टॉप हो इसलिए। उड़ीसा में हाँ, आओ जी तुम गार्जियन हो, चलो बच्चे को उधर बिठा। चलो हो गया। हीराकुंड बांध, जैसे ही थोड़ा लूज हम पढ़ते हैं आप लोग आपस में कचर कचर शुरू कर देते हैं। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। चलिए हो गया, ये पूरा कंप्लीट हमारा क्या हुआ, सतपुड़ा पर्वत। बस एक लाइन लिख लीजिए। हाँ जी, मीटरे लिखे, उतना किलोमीटर तो इंडिया का लंबाई है नहीं। देखिए आप लोग थोड़ा देखिए, हमसे ज्यादा क्लास में मजाकिया मूड में कोई नहीं होता, और आप उसके बाद भी मजाक में लीन हो जाते हैं। चलो अब थोड़ा भगाते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अब थोड़ा भगा भगा के सिलेबस करते हैं, तुम लोग को मौके नहीं देते हैं। चलिए पश्चिमी घाट, अब देखो कैसे भगाते हैं। पश्चिमी घाट, देखो सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। देखो सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। चलिए चलिए आगे आगे आइए। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट देखो, सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, लेकिन आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। लेकिन आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। लेकिन आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। लेकिन आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। देख लिए, हाँ यस, जो पहाड़ कट के नीचे रह जाए उसको अवशिष्ट बोलते हैं, है तो ब्लॉक माउंटेन। अब चलिए, अब पश्चिमी घाट में आइए। पश्चिमी घाट का एक चित्र बना लीजिए पहले। पश्चिमी घाट का एक चित्र आप लोग बना लीजिए पहले। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से शुरू होता है। ये पर्वत शुरू होता है गुजरात से एकदम नीचे तक ये पर्वत है। इसका विस्तार गुजरात, इसका विस्तार गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र को हम लिखेंगे MH। MH माने समझिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। चलिए, ये इसका विस्तार है। तमिलनाडु केरल के बाउंड्री पर है। ये दोनों की बाउंड्री पर क्या है, पश्चिमी घाट। कर्नाटक में भी पश्चिमी घाट, गोवा में भी पश्चिमी घाट, MH माने महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी, सब मिला के 6 राज्यों में पश्चिमी घाट है। सब मिला के 6 राज्यों में पश्चिमी घाट है। इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर लेंथ, यानी चलेंगे गुजरात से तमिलनाडु तक ना, तो टोटल कितनी लंबाई मिलेगा, 1600 किलोमीटर। लिख लिए, 1600 किलोमीटर लिख लिए। चलिए तो इसका फोटो बना लेते हैं बाहर निकाल के। चलिए रुक जाएं। अरे गुजरात के बाद महाराष्ट्र है।
कुछ लोग एकदम ऐसे देखते हैं। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। देखिए विद्यार्थी जी, इसका आप चित्र बना लीजिए और लिखिए। इसका विस्तार फिर से लिख देता हूं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। केरल से इतना प्यार काहे है? तमिलनाडु और केरल। इस पर्वत को गुजरात और महाराष्ट्र वाले हिस्से में, गुजरात और महाराष्ट्र में इस पर्वत को सह्याद्री क्या बोलते हैं? सह्याद्री हिल, अंग्रेजी में भी सह्याद्री हिल। गोवा और कर्नाटक दोनों को मिलाकर बोलते हैं ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल यानी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी हिल। गोवा और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। गोवा और उठा लो, क्या दिक्कत है? बोलना नहीं है, कौन फोन भी दिखाना भी नहीं है। इमरजेंसी है तो उठा लीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? हो गया? हाँ, अब गोवा और कर्नाटक को मिलाकर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। गोवा और कर्नाटक को मिलाकर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। गोवा और कर्नाटक को मिलाकर बोलते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तमिलनाडु में विद्यार्थी जी इसे अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। और केरल में इसे इलायची की पहाड़ी। केरल में इसे इलायची की पहाड़ी यानी कार्डेमम हिल। केरल में इसे कार्डेमम हिल, इलायची की पहाड़ी। केरल में इसे कार्डेमम हिल, इलायची की पहाड़ी। और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बताइए, गुजरात और महाराष्ट्र में दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सह्याद्री। गोवा और कर्नाटक में क्या बोलते हैं? ब्रह्मगिरी हिल। और तमिलनाडु में इसे अन्नामलाई और केरल में इसे इलायची की पहाड़ी। आपको पता है इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। अब पूरे केरल को मसालों का बागीचा कहते हैं। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बागीचा। इलायची को मसालों की रानी, लौंग को मसालों का राजा। तभी ना लौंग के साथ हमेशा इलायची आती है। नहीं, हल्दी आती है बीच में तो इलायची लड़ जाती है कि लौंग हल्दी नहीं बोल सकते। चलिए भाई, केरल में मसालों का बागीचा। केरल के इस सेक्शन में विद्यार्थी जी एक नेशनल पार्क है। उसका नाम है शांत घाटी नेशनल पार्क। शांत घाटी या मौन घाटी, जो बोलिए एक ही बात है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अंग्रेजी में साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। पूछा जाए कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो केरल में। मसालों का बागीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल। और मसालों की रानी इलायची। सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में। सबसे ज़्यादा थोरियम केरल में। सबसे ज़्यादा थोरियम केरल में। केरल का भारत में केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जो कम्प्लीटली संविधान साक्षर जिला है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट, माने कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है। जिला के हर एक व्यक्ति को किसकी जानकारी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। माने हर जिले में, अब जानते पढ़ा लिखा रहा जिला कौन है भारत का? केरल। तो केरल के कोल्लम जिला भारत का पहला जिला बना जिसके हर नागरिक को संविधान का ज्ञान है। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल में। और केरल में एक त्यौहार मनाते हैं ओणम। केरल में त्यौहार मनाते हैं ओणम। और यहाँ तीन डांस फेमस है। एक मोडियाट्टू, कथकली, और एक डांस बताया था मैंने आपको एक दिन। एक है कौन? कथकली, मोडियाट्टू और मोहिनीअट्टम।
मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोडियट्टू, कथकली, मोहिनीअट्टम, मोडियट्टू, कथकली, ये 3 मोहिनीअट्टम, मोडियट्टू और कथकली 3 डांस केरल में है। और केरल के जो समुद्री किनारा है उसे मालाबार तट कहते हैं। केरल के समुद्री किनारे को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो इतनी जानकारी तत्काल रखिए। सबसे ज्यादा रबर, सबसे ज्यादा मसाला और सबसे ज्यादा थोरियम, ये तीनों केरल में। कोलम नाम याद रखिएगा। चलिए अब आ जाइए, यहीं पर एक पिक है केरल में, तमिलनाडु में नहीं, ध्यान रखिएगा। केरल वाले सेक्शन में एक पिक है, उसका नाम है अनाईमुदी। उसका नाम क्या है जी? अनाईमुदी, अनाईमुड़ी नहीं, अनाईमुदी। 2695 मीटर। इसी का हाइट आपको याद खाली रखना है और किसी का हाइट आपको याद नहीं रखना। 2695 मीटर अनाईमुदी, अनाईमुदी लिख दिया आपने, ये केरल में है भाई। यहाँ पर बाउंड्री मैंने बना दिया है, नीचे में तमिलनाडु और केरल है, और केरल वाले पार्ट में भाई, ये केरल वाले पार्ट में अनाईमुदी है। अनाईमुदी किस पार्ट में है? केरल वाले पार्ट में है। और लिखिए अनाईमुदी के विषय में आप लोग लिखिए, अच्छा सॉरी कोई बात नहीं, आप मीटर कर लीजिए। 2695 मीटर, सही बोला आपने, 2695 मीटर। सुनिए अनाईमुदी के बारे में एक लाइन लिखिए। अनाईमुदी पूरे सुनो, दक्षिण भारत में जितना पहाड़ आपने देखा है, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी हिल, नीलगिरी हिल, जितने भी पर्वत साउथ इंडिया में है, उन सब में सबसे ऊंची कौन है? अनाईमुदी। अब पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक तो है ही, पूरे दक्षिण भारत की भी ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। तो लिख लीजिए अनाईमुदी पश्चिमी घाट की और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी पश्चिमी घाट की तथा पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी, अनाईमुदी पूरे पश्चिमी घाट की, पूरे पश्चिमी घाट की तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। अनाईमुदी पूरे दक्षिण भारत की तथा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी पूरे दक्षिण भारत की तथा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट। हो गया? कुछ सेकेंड है, बताएंगे नीलगिरी में हो, यहां नहीं है। सुनो, एक पीक है कर्नाटक में, उसका नाम है कुद्रेमुख। एक पीक है कर्नाटक में, उसका नाम है कुद्रेमुख। इसकी ऊंचाई 1895 या कहीं कहीं 94 मीटर भी देता है। चलो कुद्रेमुख कर्नाटक में एक पीक है। कर्नाटक वाले भाग में एक पिक बनाइए। हम जानते हैं जगह कम पड़ गया होगा, पड़ेगा ही, कंजूसी करेंगे तो पूरा पन्ना में खींचना था लाइन भाई। कुद्रेमुख लिख लिया। देखो कभी भी सवाल नहीं आएगा भाई, सुनिए मेरी बात, ये सवाल कभी नहीं आएगा कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी नो डाउट कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख पूरे लिखना नहीं है, सुन लो, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख आपसे कभी नहीं पूछेगा। तो फिर क्यों बना दिया? इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ भारी मात्रा में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है कुद्रेमुख में। लिख लो कुद्रेमुख में, कुद्रेमुख में भारी मात्रा में, कुद्रेमुख में भारी मात्रा में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। कुद्रेमुख में भारी मात्रा में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। कुद्रेमुख में भारी मात्रा में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। आप 9वीं 10वीं क्लास में एक चैप्टर था मेटालर्जी, धातु कर्म, जिसमें मेटल को हम प्योर करते थे, पता है ना आपको। आयरन को प्योर करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस, बात्या भट्टी का इस्तेमाल करते थे। कॉपर को प्योर करने के लिए रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज करते थे। तो आयरन के ओर पढ़ते थे हम लोग, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। सबसे बढ़िया लोहा हेमेटाइट और सबसे बढ़िया घटिया लोहा लिमोनाइट। एल्युमिनियम का और हम लोग पढ़ते थे बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। यूरेनियम का और पढ़ते थे हम लोग कार्नाटाइट, पिंच ब्लेंड। थोरियम का और हम लोग पढ़ते थे मोनाजाइट। उसी तरह से हम लोग पढ़ते थे कॉपर का क्यूपराइट, है ना। तो हम लोग सभी एलिमेंट का और का नाम पढ़ते थे। तो अब आजकल बीपीएससी ने ट्रेंड चला दिया कि माइंस का नाम भी दे दो, राज्य का नाम भी दे दो, लोहा भी दे दो। अब पूछो किस टाइप का लोहा मिलता है। 60-62 बीपीएससी, 60वीं से 62वीं बीपीएससी का पेपर आज जाके निकालिएगा। उसमें पूछा है कि छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में किस प्रकार का लोहा मिलता है। सब दे दिया, लोहा भी दे दिया, छत्तीसगढ़ भी दे दिया, माइंस का नाम दे दिया, क्या मिलता है? लोहा।
पर किस टाइप का लोहा। तो सुन लो, आज के बाद जीवन में कभी गड़बड़ नहीं करना। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो भी लोहा मिलेगा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के किसी भी माइंस का लोहा पूछ ले, किसी भी माइंस का लोहा पूछ ले, सब आंसर मारना हेमेटाइट। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और गोवा में किसी भी माइंस का लोहा पूछे, आंसर मारना मैग्नेटाइट। गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किसी भी माइंस का आयरन पूछे, कौन सा आयरन मिलता है, तो आंसर लगाना मैग्नेटाइट। गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कोई भी माइंस का लोहा पूछे तो क्या आंसर होगा, मैग्नेटाइट। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में किसी भी माइंस का लोहा पूछे, क्या मारोगे, हेमेटाइट। ये सब हमारे ही डिक्शनरी में से निकलेगा, ये दिल्ली से लेकर पटना तक, एक और किसी और के डिक्शनरी में है ही नहीं। क्या क्या है, कहाँ लिखा है कि हेमेटाइट लोहा, हेमेटाइट कहाँ लिखा है, वो हम ही बताएंगे ना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो लोहा मिलेगा वो सब हेमेटाइट। और कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश में जो लोहा मिलेगा मैग्नेट। तुम तो दिमाग में ही चला रहे थे कि एकदम इत्मीनान से इनको लिखवाने बोलेंगे तबे लिखेंगे। क्या लिखवा दें, और लोहा के एस के नाम हटा। अभी इतना बार से क्या बोल रहे थे, अरे जर्मनी वालों लिखो। ठीक है भाई लिखो। अरे आपको हम इस क्लास के सबसे तेज विद्यार्थी समझते हैं। अरे हम तुम्हारा, अरे गुरुजी अगर तुम्हारा डेमोरलाइज भी करे ना तो अमृत होता है। कभी कभी डेमोरलाइज इंसान को पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। सर ने क्यों कहा कमजोर, आज हमें 20 पन्ना इस गुस्से में पढ़ना है। सुनो, जब आपको कोई कमजोर कहे तो उससे लड़िए मत, जाकर बोलिए कि हमें कमजोर कहा गया, आज जाके हम 20 पेज पढ़ेंगे इस गुस्से में। गुस्सा को पॉजिटिव एनर्जी में बदलिए। देखो विद्यार्थी, यस सर, यहाँ पर भी एक पिक है, इसका नाम है कालसूवाई। कालसूवाई नहीं, महाराष्ट्र में, स्पेशली महाराष्ट्र में एक पिक है कालसूवाई। सुनिए, आज हम लोग, सुनिए मेरी बात, इसके पिक की चर्चा की। सुनिए, कल हम लोग इसके दर्रा याद दिलाइएगा, आएंगे तो हम पूर्वी घाट शुरू करने रहेंगे। आपको बोलना है सर रुकिए, थोड़ा सा इसका दर्रा आपको लिखवाना है पश्चिमी घाट का, और कुछ एक्स्ट्रा बात बताना है, तब वो बता के और कल ही पहाड़ की समाप्ति कर देंगे। इसलिए भैया आपको हम, देखिए मुझे कम समय मिला, 1 घंटा समय हमको मिला, 1 घंटा भी नहीं मिला, सवा घंटा समय मिला। सवा घंटे का मिला जी, 45 मिनट। 45 मिनट जो हम पढ़ा दिए, कितनी बातें बताया आपको, और थोड़ा शांत रहते और बात बताता। अच्छा रियली बताना, किसको किसको हमारी क्लास से प्रॉब्लम है, किसको किसको मेरा क्लास, अच्छा उठाओ, उठिए, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तू आता है इसलिए ना कि सब राइन, अब भ्रंश घाटी आ गया, तो भ्रंश घाटी से रिलेटेड एक नदी है कि यूरोप में बहती है। खाली एक चीज और, आपके सिलेबस में विश्व का भूगोल भी है, आपके सिलेबस में विश्व का भूगोल भी है गुरुजी, इसलिए पढ़ना ही है। शांति, हाँ बोलो जी बोलो, तुम्ही से पूछ रहा, बात मत बोलिए ना, दिक्कत नहीं है, वो हम जाएंगे और वो आपके फायदे के लिए कहीं। अच्छा ये बताओ, अगर उसको काटेंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी खत्म होगा, मैनेजमेंट की तरफ से हम पूरा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हम चाहे तो काट ले, हम राइन क्यों बताते, सीधे सतपुड़ा पे आते। पर मुझे लगता है वो फायदा क्या है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए राइन नहीं पढ़ाया आपको, मैंने राइन इसलिए नहीं पढ़ाया कि आपको एंटरटेन कर दूं थोड़ा, मैं मोस्ट्रिच इसलिए नहीं बताया कि आपको एंटरटेन कर दूं, मैं द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसलिए नहीं बताया कि आपको एंटरटेन करना था। ये बात आप समझ रहे हैं। कल से अगर आप चाहें, 3 चीजों को कौन कौन तैयार है कि इस चीज को काट के पढ़ाया जाए, कौन कौन तैयार है, हाथ उठाइए। भाई आपके लाभ के लिए किया था मैंने, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो और कौन इस क्लास को बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो हाथ उठाना खाली। चलिए इधर देख लेते हैं।
कुछ लोग जानते क्या कर रहे हैं, हाथ ले गए ऐसे। मैं नहीं पसंद करता। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम कल पढ़ाएंगे, कल पहाड़ खत्म करेंगे और कल ही हमारी कोशिश होगी नदी शुरू करने का। ठीक है, करेंगे।